तो सबसे पहले बात इसी खबर की करेंगे। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव में 26 तो निर्विरोध जीत गए, लेकिन 11 सीटों पर वोटिंग की नौबत आ गई। इसके कारण बिहार, हरियाणा और ओडिशा में राजनीतिक दलों में शह और मात का खेल काफी ज्यादा गहरा गया। इसमें जहां बिहार में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट डालने पहुंचे ही नहीं, तो ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। ये सब कुछ वोटिंग के दौरान हुआ, जब ओडिशा में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल के विधायक शारीरिक रूप से जोर आजमाइश करने लगे। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। चुने हुए विधायक किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं। वहां भी चौथी सीट पर एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ बीजेडी और उसके समर्थन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तीसरा राज्य है जहां पर चुनाव हुआ वो है हरियाणा का, जहां बीजेपी के लिए 1 सीट तो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदें भीतरघात का खतरा झेल रही हैं। वोटों की गिनती अभी चल रही है। जब तक ये शो लिखा जा रहा था, जब तक आप इस शो को देख रहे हैं, और किसी भी वक्त अब इन 3 जगहों से रिजल्ट औपचारिक तौर पर आ सकते हैं। सबसे दिलचस्प मामला आज बिहार का रहा। बिहार में अभी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए और खबर अब आ रही है कि बिहार से जो खबर आ रही है उसमें यह कि एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीत ली हैं। महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार जो कि सिटिंग एमपी थे वो चुनाव हार गए। ये आप देख सकते हैं इस वक्त की परिस्थिति क्या हो रही है बिहार राज्यसभा चुनावों में। जेडीयू ने नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव जीत गए हैं। रामनाथ ठाकुर जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, जो कि भारत रत्न के बेटे हैं कर्पूरी ठाकुर साहब के, ये दोनों लोग चुनाव जीत गए हैं आसानी से। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं, उनको उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो चुनाव जीत गए हैं। और शिवेश कुमार ये भी अपना चुनाव जीत गए हैं, जो कि अभी कुछ दिनों पहले हुए चुनाव में हारे थे। ये उम्मीदवार आरजेडी के थे अमरिंदरधारी सिंह, जिनकी सीट खत्म हो रही, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, ये दोबारा उतारे गए चुनाव में, लेकिन आप अपना चुनाव नहीं जीत पाए। उपेंद्र कुशवाहा एक और उम्मीदवार एनडीए के, ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ वादा भी किया गया था बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, जब विधानसभा चुनाव थे कि आपको राज्यसभा लड़ाएंगे, और राज्यसभा से आज चुनाव जीतकर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका लगाया। आरजेडी के सीट उम्मीदवार हार गए और आरजेडी के वो लोग जो अभी 3 महीने पहले चुनाव जीतकर पहुंचे हैं वो भी वोट डालने नहीं पहुंचे। गठबंधन के पास बिहार में 35 सीटें थी, उस पर से ओवैसी के 5 विधायकों और बीएसपी के 1 विधायक के साथ आकर इस संख्या जरूरी जो थी 41 विधायकों की वहां तक पहुंच रही थी। जीतने के लिए 41 सीटें चाहिए थी, लेकिन खेल जिस पार्टी के वो उम्मीदवार थे यानी आरजेडी के अंदर से हो गया। आरजेडी अपने ही विधायकों को संभाल नहीं पाए और इसीलिए उनके नेता अमरिंदरधारी सिंह के चुनाव हार गए। उससे बड़ा खेल कांग्रेस के विधायकों ने भी आज कर दिया है। आज वोटिंग के लिए फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, ये लोग वो चेहरे हैं जो भी 3-4 महीने पहले महागठबंधन के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे, आज वोट डालने नहीं पहुंचे। पहचान लीजिए, मनोज विश्वास फारबिसगंज कांग्रेस विधायक, इन्होंने आज वोट नहीं डाला। सुरेंद्र प्रताप कुशवाहा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक, इन्होंने आज वोट नहीं डाला। मनोहर प्रसाद मनिहारी के कांग्रेस विधायक, ये 3 कांग्रेस के विधायक है। 6 विधायक चुने, उनमें से 3 कांग्रेस के विधायकों ने वोट नहीं डाला, यानी इनडायरेक्टली एनडीए की मदद कर दी। और ये आरजेडी के विधायक, खुद तेजस्वी यादव के विधायक फैजल अली जो कि ढाका सीट से चुनाव जीते थे, वो भी अपना वोट डालने नहीं पहुंचे और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए के उम्मीदवार को मिला। और एनडीए के 5वें उम्मीदवार के तौर पर शिवेश राम इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो गए। आप कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर आरजेडी और महागठबंधन के अंदर भीतरघात हुआ। ये साफ तौर पर साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के अंदर जो पार्टी को लेकर उनकी पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं दिखाई दी। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं चुनाव को हारने के बाद, उसको सुन लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों तो वो उन्होंने रिजल्ट आ जाने दीजिए, थोड़ी देर की बात है ना, कि हम लोगों का लगभग 6 नीचे करो यार, शॉर्ट हो रहा है, 41 से जो है बहुमत आता है। अगर हम
सब लोगों की संख्या अगर मिला दें एआईएम और बसपा के साथी जो आए हैं तो 41 होती है। तो अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट आ जाने दीजिए। कौन क्रॉस वोटिंग किया है, कौन एब्सेंट रहा है, जब एक बात आ जाएगी तभी आप आकलन करके हम आप लोगों के सामने बात रखेंगे। ये कुछ देर पहले का रिएक्शन है तेजस्वी यादव का, जब तक पूर्ण नतीजे नहीं आए थे। लेकिन अब नतीजे आ चुके हैं। 5 सीटें थी, पांचों की पांचों बिहार में एनडीए जीतने में कामयाब हो गया। यानी बीजेपी और जेडीयू की पकड़ और मजबूत बिहार में हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अगले चुनावों की और अगले राज्य की, और उस पर अब आपको बता देते एडी सिंह कौन थे जो ये चुनाव हार गए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। एडी सिंह सबसे रईस उम्मीदवारों में से एक थे, आप मान सकते हैं सबसे धनी उम्मीदवार थे, आरजेडी के उम्मीदवार। बिहार के जाने माने उद्योगपति हैं। कुल संपत्ति इनकी जो करीब है वो करीब 243 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने घोषित की थी। और फर्टिलाइजर और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। पैसे से बाहुबल था इनके पास, मान के चला जा रहा था कि चुनाव जीत लेंगे, किसी तरीके से विधायकों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद रहे 6 साल तक, और इस बार उनका कार्यकाल खत्म हुआ। कारोबारी चेहरे से राजनीति में इनकी एंट्री हुई है। अमरेंद्रधारी सिंह आरजेडी के ये उम्मीदवार है। अब शिवेश कुमार राम ये जो चुनाव जीते हैं बीजेपी के, बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। भरोसेमंद दलित चेहरों में इनकी गिनती की जाती है। 2010 में अगियाओं से पहली बार ये विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद शिवेश राम छात्र जीवन से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मुनीलाल के सुपुत्र हैं। ये सासाराम से सांसद थे मुनीलाल, उनके बेटे शिवेश राम दलित चेहरा हैं और महामंत्री होने के बावजूद इनको 5वें उम्मीदवार के तौर पर लड़ाया गया और ये अपनी सीट को बचाने में, आप कह सकते हैं कि अपनी सीट को जीतने में कामयाब हो गए। अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों लालटेन का साथ दिया। ये वो ओवैसी जो लगातार तेजस्वी के खिलाफ विधानसभा के चुनाव में बोलते रहे, उनके बारे में जान लीजिए। बीजेपी को रोकने के मकसद से एआईएमआईएम ने इस चुनावों में आरजेडी के उम्मीदवार का साथ दिया। विपक्षी वोटों को एकजुट करने की कोशिश हुई। विपक्षी वोट का जो वोट कटवा वाली छवि थी उससे निकलना चाह रहे थे ओवैसी और ओवैसी की पार्टी। सीमांचल के मुस्लिम वोटरों को सियासी संकेत देना चाह रहे थे, ये साबित करने की कोशिश की। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस बार एमआईएम के साथ जुड़ने के बावजूद भी कल इफ्तार की दावत दी गई थी एमआईएम के नेता के द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव गए थे। माना गया था कि जब एमआईएम और आरजेडी साथ आ रहे हैं तो क्यों ना ये एक नया गठजोड़ बन रहा है जो कि बिहार की राजनीति को बदल सकता है। पर आरजेडी को अपने ही घर को नहीं संभाल पाए और कांग्रेस भी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, जिस वजह से एमआईएम का साथ भी महागठबंधन के लिए कुछ भी फायदेमंद साबित नहीं हो सका। इंडिया ब्लॉक को अप्रत्यक्ष संदेश दिया कि बीजेपी के खिलाफ साथ आने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन अब सियासत में नफा नुकसान को नजर में रखते हुए नेताओं की भाषा कैसे बदलती है, इसकी एक वानगी तेजस्वी यादव और बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुनकर मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। की कोई जगह नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। तो बिहार में तो साफ हो गया कि एनडीए का पलड़ा भारी है और इंडिया ब्लॉक को झटका लगा। अब बात ओडिशा की कर लेते हैं। ओडिशा में 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। यहां कांग्रेस के कुल 14 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायकों ने खुल्लम खुल्ला क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस की सरेआम भद्द पिटवाई। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों के नाम हैं रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस। इनसे उम्मीद नहीं था, पार्टी उनके लिए बहुत कुछ किया है। गजपति में 2 बार उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया,
और विधायक बने हैं लगातार, पार्टी ने उनको टिकट दिया, सब कुछ पार्टी ने किया है उनको, वो खुद को बेच दिए। दूसरा, रमेश जैना से ये उम्मीद नहीं था, एक दबंग नेता करके वो गर्व करते थे, सब लोग बोलते थे बहुत अच्छा नेता है। अच्छा नेता ऐसा काम नहीं करते, खुद को वो मिटा दिए। तीसरी, सोफिया फिरदौस का बहुत भविष्य था, अच्छा बोलती है, एक अच्छा पॉलिटिकल चेहरा था, माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के नाते सेकुलरिज्म पर उसका कमांड हो सकता था भविष्य में, वो भी कटक शहर में और आगे जीतने का संभावना खत्म हो गई। उड़ीसा में भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग झेलनी पड़ी। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो कृपया जान लें। इस बार राज्यसभा के चुनावों में कोई पार्टी व्हिप इशू नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि इसी को ही वोट करना है। दल बदल कानून भी इसमें लागू नहीं होता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जो करते हैं उनको जब वो विधायक वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने के पहले अपने पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है उसको अपना मतपत्र दिखाना पड़ता है कि आप किसको वोट कर रहे हैं। उससे पता लग जाता है कि आपने पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के साथ वोट किया या नहीं किया। और ऐसे में पार्टी आने वाले वक्त में अगर क्रॉस वोटिंग हुई होती है तो उस विधायक पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की सदस्यता नहीं जाती है। आप पार्टी के साथ असंबद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप हाउस के, विधानसभा के मेंबर रह सकते हैं। और यही खास बात रही क्रॉस वोटिंग को लेकर कि उड़ीसा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने खुलकर पार्टी आलाकमान के फैसले की मुखालफत की, वैसे ही बिहार में 3 ने की। यानी अपने ही नेताओं को कांग्रेस नहीं संभाल पा रही। वो कांग्रेस जो यहां लोकसभा में, दिल्ली में, संसद में भारतीय जनता पार्टी के लिए तरह तरह के आरोप, तरह तरह के इल्जाम लगाती है, वो अपने ही नेताओं को साथ रखने में नाकामयाब दिखाई दी है इन राज्यसभा के चुनावों में। तो लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत है। राज्यसभा में 122 सांसदों के जादुई आंकड़े को एनडीए सरकार पहले ही पार कर चुकी है। अभी राज्यसभा का गणित क्या है ये भी अब आप जान लीजिए। एनडीए के पास 147 सांसद हैं। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को जोड़ लिया जाए तो ये 83 हैं। इनमें हरियाणा और ओडिशा की 2 सीट हमने शामिल नहीं किए, जिनके नतीजे अभी आने बाकी हैं। यानी बीजेपी और एनडीए का ग्राफ लगातार लोकसभा में 2024 के चुनावों में भले ही सीटें कम हुई हो, लेकिन राज्यसभा में उनका दबदबा, उनका दबाव, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है।